गाइस, अब तक हमने देखा गोजो के पकड़े जाने की वजह से मेगुमी फुशिगिरो को जेनिन क्लैन का नया लीडर चुन लिया जाता है, जो बात नायो को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो फुशिगिरो को ढूंढने के लिए इटाडोरी के पास चला जाता है, जहाँ पर यूटा भी आ जाता है क्योंकि हायर अप्स ने उसे इटाडोरी को मारने के लिए कहा होता है। तो यूटा और इटाडोरी के बीच में घमासान लड़ाई होती है जिससे यूटा इटाडोरी को मार देता है। और अब आगे तब यहाँ हम चोसो और नायो की लड़ाई देखते हैं, जहाँ नायो चोसो को बहुत बुरी तरह धो रहा होता है। ये तो बहुत सारा तेज है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये किस तरह की कर्स टेक्निक को यूज कर रहा है और ऊपर से ये तो मुझ पर हावी पड़ रहा है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये मुझे ये बताएगा कि ये कौन सी कर्स टेक्निक यूज कर रहा है। कन्वर्जेंस का छोड़ो, मैं तो यहाँ पर अपनी बॉडी के बाहर का ब्लड भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तुम तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। आखिरकार तुम हो कौन? मैं 10 सिबलिंग्स में से सबसे बड़ा हूँ। ये कोई जवाब नहीं हुआ, मैं तो तुम्हारी कर्स टेक्निक और तुम्हारी टफनेस के बारे में पूछ रहा हूँ। तब नायो फिर से चोसो पर हमला कर देता है, पर चोसो अपनी रेड स्केल वाली कर्स टेक्निक को यूज करने लगता है। ये तो मेरे हिसाब से एडजस्ट कर रहा है और अपनी कर्स टेक्निक को यूज करके अपनी मसल्स को और ज्यादा फ्लेक्सिबल कर रहा है। तब नायो चोसो को एक जोरदार मुक्का मारता है। तुम्हारी कर्स टेक्निक भी तुम्हारे कोई काम नहीं आएगी, क्योंकि मैं हमेशा ये अजम्पशन पर वर्क करता हूँ कि तुम मेरे अटैक को रोक लोगे। और तब चोसो देखता है कि उसके पेट से खून निकलने लगता है। तो मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे, तो मुझे लगा मैं इस चाकू को यूज तो कर ही सकता हूँ। वैसे तो ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक के जरिए तुम्हारे लिए इस ब्लीडिंग को स्टॉप करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, पर जब तक तुम मेरे अगेंस्ट लड़ रहे हो तब तक तुम्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। वैसे तो सॉर्सरर्स का इस तरह वेपन्स के साथ घूमना बिल्कुल भी कूल नहीं है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे। जो लोग वेपन्स लेकर घूमते हैं वो जीतने के लिए उन वेपन्स पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, और यहाँ पर ऐसे बहुत से सॉर्सरर्स हैं जो ऐसा करते हैं। जिस तरह मेरा बड़ा भाई अपने हथियार को शो ऑफ करता है वो मुझे सच में बहुत बेकार लगता है, और मुझे ये देखकर तो हंसी आती है कि वो ये सब कुछ करने के बावजूद भी टोजी को लेकर कंप्लेंट करते रहते हैं। तो तुम अपने बड़े भाई से नफरत करते हो? सही कहा। वैसे भी बड़े भाई होने का क्या फायदा अगर तुम अपने छोटे भाई से कमजोर हो। उन्हें तो इस बात से शर्मा कर अपनी जान ही ले लेनी चाहिए। पर शायद ये भी हो सकता है कि आज तुम जो कुछ भी हो वो उन्हीं की वजह से हो, चाहे बड़े भाई छोटे भाई से कमजोर हो या फिर ताकतवर, पर वो फिर भी अपने छोटों के लिए रोल मॉडल्स ही रहते हैं। जब एक बड़ा भाई गलत रास्ता चुनता है तब वो अपने छोटे भाइयों को उस रास्ते को अवॉइड करने के लिए कहता है, और अगर वो सही रास्ता चुनता है तो वो अपने छोटे भाइयों को उसी रास्ते पर चलने के लिए कहता है। शायद तुम इस टाइम इतने ज्यादा ताकतवर इसलिए हो क्योंकि तुम्हारा बड़ा भाई कमजोर है। तुमने पूछा था ना कि मैं इतना ज्यादा टफ क्यों हूँ, वो इसलिए क्योंकि मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, तो इसलिए मैंने खुद ही अपनी गलतियों को सुधारा है। और वैसे भी चाहे जो मर्जी हो जाए मुझे हमेशा अपने छोटे भाइयों को सही रास्ता दिखाने के लिए उनसे आगे रहना होगा, तो इसलिए मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। चोसो अपनी टेक्निक से अपने ब्लड को मैनिपुलेट करने लगता है। आखिरकार ये क्या कर रहा है और आखिरकार ये इतना सारा खून निकलने के बावजूद भी जिंदा कैसे है। तब हमें बताया जाता है कि डेथ पेंटिंग्स के अंदर कर्स स्पिरिट और ह्यूमंस का मिक्स्ड ब्लड होता है, तो इसलिए वो कर्स एनर्जी को ब्लड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसका मतलब जब तक उनके पास कर्स एनर्जी रहेगी तब तक वो ब्लड लॉस से नहीं मरेंगे। तब हम देखते हैं चोसो के ब्लड की वजह से नायो उसे देख नहीं पा रहा होता। ये तो बहुत ज्यादा स्लो अटैक है, लगता है वो ब्लड लॉस की वजह से मर रहा है। तब चोसो नायो के करीब आकर उस पर पियर्सिंग ब्लड से हमला कर देता है, पर नायो उसके हमले से बच जाता है। मैं इस चीज को खुद को टच करने नहीं दे सकता। तभी चोसो नायो को एक जोरदार लात मारता है। आखिरकार अचानक से मेरी लातें इतनी ज्यादा हैवी क्यों फील हो रही हैं? क्या ये मेरे कपड़ों पर गिरे हुए ब्लड को कंट्रोल कर रहा है? तुम्हें पता है कि आगे क्या होने वाला है? ये अब चेकमेट है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? तो चलो फिर ट्राई करो। मेरी कर्स टेक्निक से मैं मूवमेंट को 24 FPS पर ट्रेस कर सकता हूँ, तो इसलिए चाहे मैं इसके निशाने पर हूँ पर मैं फिर भी मूव कर सकता हूँ। नायो चोसो की तरफ बढ़ते हुए सोचता है आखिरकार ये मुझ पर अटैक क्यों नहीं कर रहा है। तब चोसो अपनी 150 साल से ट्रेन की हुई टेक्निक को यूज करता है, जिससे कि नायो को बहुत ज्यादा डैमेज होता है। माफ करना, पर तुम अपने भाइयों से प्यार नहीं करते हो। मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है। तब हम देखते हैं इटाडोरी को लेकर यूटा वहाँ आ जाता है और चोसो को एक जोरदार मुक्का मारता है। लगता है तुम हर्ट हो गए हो नायो। मुझे कमजोर मत समझो लड़के, रुको जरा। क्या ये पॉइजन है? क्या ब्लड मैनिपुलेशन ये भी कर सकती है? पर नहीं, ये इफेक्ट किसी कर्स टेक्निक का नहीं है। वहाँ पर बहुत सारा ब्लड था जिस वजह से ये ह्यूमन नहीं हो सकता। क्या ये फुल फ्लैश्ड कर्स है? मेरी बॉडी इस नॉन ह्यूमन ब्लड को
को रिजेक्ट कर रही है। क्या मैं तुम्हें हील करूं? मेरी रिवर्स कर्स टेक्निक लोगों को हील कर सकती है, पर उसके बदले में तुम्हें अपने सुपीरियर्स को ये बताना होगा कि इटाडोरी मर चुका है। तब यहाँ हमें पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ इटाडोरी के ग्रैंडफादर इटाडोरी के फादर से कहते हैं, जिन मेरी बात सुनो। क्या हुआ डैड? अगर ये बात उसके बारे में है तो मैं जा रहा हूँ। जिन तुम अपनी जिंदगी को जैसा जीना चाहते हो वैसा ही जी सकते हो, पर तुम्हें उस औरत को भूलना होगा, नहीं तो तुम मारे जाओगे। इटाडोरी के सामने ये बातें मत कीजिए फादर। लोगों का कहना है कि हम जितना सोचते हैं बच्चों को उससे ज्यादा याद रहता है। मुझे पता है कि तुम्हें बच्चा चाहिए था, पर ये कायोरी के साथ नहीं हुआ है क्योंकि उसकी मौत पहले ही हो चुकी थी। तो इटाडोरी की माँ कहती है, फादर इन लॉ, आखिरकार आप ये क्या कह रहे हैं? तो यहाँ अचानक से इटाडोरी को होश आ जाता है और वो यूटा को देखकर डरने लगता है। शुक्र है तुम ठीक हो। मेरे हिसाब से सितंबर में गोजो सेंसे मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि मुझे तुम्हारा ख्याल रखना होगा, तो इसलिए मुझे ये एक्टिंग करनी पड़ी। उन्हें शक था कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो इसलिए उन्होंने मुझे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स पर ध्यान रखने के लिए कहा था, और सबसे ज्यादा उन्होंने तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा था, क्योंकि तुम्हें भी मेरी तरह हायर अप्स मारना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने ये सारा प्लान बनाया ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं, पर हायर अप्स बेवकूफ नहीं हैं, तो इसलिए मुझे अगर तुम्हें मारने वाला मिशन लेना था तो मुझे तुम्हें मारने का वादा करना पड़ा। तो इसलिए मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें मार दिया था। अगर ऐसी बात है तो मैं आखिरकार जिंदा कैसे हूँ? क्योंकि जब तुम्हारा दिल रुक गया था तब मैंने रिवर्स कर्स टेक्निक से तुम्हें हील कर दिया, और मुझे लगा कि जितना मैं तुम्हें जानता हूँ उस हिसाब से तो ये तुम पर जरूर वर्क करना चाहिए। ये दूसरी बार है जब तुम्हारी मौत का खेल रचा गया है, और जिस तरह के हालात अभी हैं उन्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि तुम जिंदा हो, पर फिलहाल के लिए तुम्हारा मरना कंफर्म हो चुका है। आखिरकार तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मेरे पास भी कभी ऐसी पावर थी जिसे मैं कंट्रोल नहीं कर पाता था, और मुझे लगा था कि वो मुझे जबरदस्ती मिली है, पर उससे मैंने खुद चूज किया था। पर तुम्हारा केस ऐसा नहीं है। तुम्हारे पास जो पावर है वो तुम्हारी अपनी नहीं है, तो इसलिए तुम्हें किसी भी चीज के लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए। तुम समझ नहीं रहे हो, इसमें चाहे मेरी गलती हो या ना हो, पर मैंने वो सब कुछ किया है। इटाडोरी आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? चलो जुजुत्सु हाई वापस चले। स्कूल के अराउंड जो बैरियर है वो कमजोर हो रहा है, और जब तक कोई तुम्हारे फेस को नहीं देखेगा तब तक किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तुम वहाँ हो। तो चलो फिर पुराने स्टूडेंट्स के साथ दोबारा मिलते हैं। रुको जरा, इस तरह एक्ट मत करो जैसे कुछ ना हुआ हो। इसने मुझसे कहा था कि ये मरना नहीं चाहता है, पर इसे तो खुद ही यकीन नहीं है कि ये जिंदा रहना डिजर्व करता भी है या नहीं, तो शायद इसीलिए ये मेरे साथ पूरी ताकत से नहीं लड़ा था। मैंने बहुत सारे लोगों को मारा है, पर वो सारी गलती हम सभी की थी, तो इसलिए सेल्फिश मत बनो और अकेले रहना छोड़ दो। हम लोग वो हीरोज नहीं हैं जो कि जस्टिस के लिए लड़ते हैं, हम बस जुजुत्सु सॉर्सरर्स हैं। कोई भी हमें पूरी तरह जज नहीं कर सकता, तो इसलिए हमें इस बात का हमेशा प्रूफ देना होगा कि हमारा जिंदा रहना क्यों जरूरी है। और वैसे भी हमारे पास खुद के बारे में सोचने का टाइम नहीं है, क्योंकि हमें लोगों को बचाना है, और मुझे लगता है तुम इसी वजह से हमसे दूर रह रहे थे। फुशिगुरो, तुम समझ नहीं रहे हो, जब तक मैं तुम्हारे आसपास रहूंगा तब तक तुम सफर करोगे। तो फिर मुझे बचाओ इटाडोरी। केंजाकू ने जुजुत्सु के लोगों को कलिंग गेम में एक दूसरे के साथ लड़ाने का प्लान बनाया है, और मेरी बहन सुमिकी भी उस चीज में फंस गई है, तो इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इटाडोरी, मुझे तुम्हारी स्ट्रेंथ की जरूरत है। तो गाइस इसके बाद कलिंग गेम आर्क स्टार्ट होने वाली है, और ये सारा प्लान केंजाकू का है जो कि इस टाइम गैटो की बॉडी में है। और गाइस इसमें कुछ रूल्स हैं जिसके बारे में हम ना पहले डिस्कस कर लेते हैं, ताकि बाद में जाकर किस तरह की कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो पहला और दूसरा रूल ये है कि जब भी कलिंग गेम के अंदर कोई भी पर्सन अपनी कर्स टेक्निक को एक्टिवेट करेगा तो उसे 19 दिन के अंदर अंदर अपने पसंदीदा बैरियर के अंदर अपनी पार्टिसिपेशन को डिक्लेयर करना पड़ेगा, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसकी कर्स टेक्निक को हटा दिया जाएगा। तीसरा रूल ये है कि कलिंग गेम स्टार्ट होने के बाद अगर कोई भी नॉन प्लेयर बैरियर के अंदर एंटर करता है तो उसकी पार्टिसिपेशन को ऑटोमेटिकली डिक्लेयर कर दिया जाएगा। चौथा और पांचवा रूल ये है कि इसके अंदर प्लेयर्स दूसरे प्लेयर्स को मारकर पॉइंट्स को इकट्ठा कर सकते हैं, और वो पॉइंट्स गेम मास्टर डिसाइड करेगा। और एक जनरल रूल के हिसाब से सॉर्सरर्स 5 पॉइंट के हैं और नॉन सॉर्सरर्स 1 पॉइंट के हैं। 6वां और 7वां रूल ये है कि अगर कोई भी प्लेयर कलिंग गेम के अंदर कोई नया रूल ऐड करवाना चाहता है तो उसे गेम मास्टर को 100 पॉइंट्स देने होंगे, पर अगर इससे कलिंग गेम पर मेजर इफेक्ट पड़ सकता है तो गेम मास्टर उस रूल को कैंसिल भी कर सकता है। 8वां और आखिरी रूल ये है कि अगर किसी भी प्लेयर के पॉइंट्स
19 दिनों तक बिल्कुल सेम रहती है तो उसकी कर्स टेक्निक को रिमूव कर दिया जाएगा। तो इटाडोरी को अपने ग्रैंडपा के आखिरी शब्द याद आते हैं। यूटा सुकुना फुशिगुरु को लेकर कोई प्लान कर रहा है। वो शिफुआ में मुझ पर इसलिए कंट्रोल ले पाया था क्योंकि मैंने इकट्ठे 10 फिंगर्स को खा लिया था और अब मेरे अंदर 15 फिंगर्स हैं। पर अगर मैं बाकी बची 5 फिंगर्स को एक ही बारी में खा लूंगा तो मुझे नहीं लगता कि वो मुझ पर कंट्रोल कर पाएगा। पर अगर मैं दोबारा से सुकुना में कभी भी कन्वर्ट हो गया तो मुझे मारने से पहले हिचकिचाना मत, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि तुम ऐसा कर सकते हो। ठीक है, मैं वो सब कुछ करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। तो बताओ फुशिगुरु, अब मुझे क्या करना है? हम पहले जुजुत्सु हाई वापस जाएंगे और मास्टर टेंगन के साथ कांटेक्ट करेंगे। हमें ये भी पता लगाना होगा कि प्रिजन रेल्म की सील को कैसे हटाना है और ये भी पता लगाना होगा कि केंजाकू को क्या चाहिए और वो प्लान क्या कर रहा है। ये कलिंग गेम जुजुत्सु का आतंकवाद है जो कि किसी ने भी नहीं देखा है। तो इसलिए अगर हमें ये सब कुछ ठीक करना है तो हमें हमारे सभी सवालों के जवाब चाहिए और मुझे लगता है कि सिर्फ मास्टर टेंगन ही है जो हमें इस चीज के जवाब दे सकते हैं। तो फिर यूकी का क्या कहना है? मैंने उससे पहले ही बात कर ली है और ये उसी का आइडिया है। वो भी इस टाइम जुजुत्सु हाई में छुपी हुई है क्योंकि वो हायर अप्स को अवॉइड करना चाहती है। पर यहाँ पर प्रॉब्लम मास्टर टेंगन का कंसीलिंग बैरियर है। मास्टर टेंगन टॉम ऑफ स्टार कॉरिडोर में रहते हैं और वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 1000 दरवाजों में से वो दरवाजा ढूंढना होगा जो उस जगह पर खुलेगा। और प्रॉब्लम ये है कि वो डोर्स हमेशा शफल करते रहते हैं। तो इसका मतलब अगर हम गलत दरवाजा खोलेंगे तो हम मास्टर टेंगन से कभी बात नहीं कर पाएंगे। मुझे माफ करना फुशिगुरु, पर मुझे ये पूछना ही होगा आखिरकार नुबारा को क्या हुआ? तब फुशिगुरु अपनी आंखों को नीचे झुका लेता है और इटाडोरी गुस्से में कहता है, मुझे समझ में आ गया है कि आखिरकार क्या हुआ है। शायद उस बैरियर को पार करने का एक रास्ता है। आखिरकार तुम्हारा क्या मतलब है चोसो? माहितो ने एक बार सुकुना की फिंगर्स और डेथ पेंटिंग वॉर्म्स को चुराया था, तो इसलिए हम भी वैसा कर सकते हैं। तब हम यहाँ देखते हैं सभी लोग माकी और यूकी के पास पहुँच जाते हैं। माकी, क्या तुम्हारे लिए इस तरह मूव करना सही रहेगा? चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। रिवर्स कर्स टेक्निक भी जले हुए निशानों को ठीक नहीं कर सकती, पर इसकी जान कर्स टॉलरेंस से नहीं बल्कि इसकी फिजिकल टफनेस से बचाई है। मैं ऐसे बंदे से यही उम्मीद कर सकती हूँ जिसके पास हेवनली रिस्ट्रिक्शन जैसा गिफ्ट हो। फुशिगुरु, मास्टर टेंगन के बैरियर का क्या हुआ? इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जहाँ पर मास्टर टेंगन रहते हैं उसका दरवाजा वहाँ है जहाँ जुजुत्सु हाई अपने कर्स ऑब्जेक्ट और टूल्स को स्टोर करके रखता है। उस जगह पर मेरे छोटे भाइयों की बॉडीज हैं, जिस वजह से मैं अपनी कर्स टेक्निक से तुम लोगों को गाइडेंस दे पाऊंगा। वो सब कुछ तो ठीक है, पर आखिर का ये बंदा है कौन? फिलहाल के लिए तो तुम इसे मेरा बड़ा भाई समझ सकती हो। और तब वो सभी लोग जुजुत्सु हाई के वेयर हाउस पहुँच जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मेरे भाई इसी डोर के पीछे हैं, तो चलो फिर इसे खोलें। तब उन्हें उस दरवाजे के अंदर बहुत सारे पेड़ दिखाई देते हैं और वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तब चोसो वहाँ पर एक वेयर हाउस को देखकर कहता है, चिंता मत करो छोटे भाइयों, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। तब वो सभी लोग एलिवेटर लेकर नीचे चले जाते हैं जहाँ इटाडोरी को खून के दाग दिखाई देते हैं और वो उसके बारे में पूछने लगता है। ये सब कुछ 12 साल पहले हुआ था और अब जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ तब मुझे याद आता है कि सब कुछ यहीं से खराब होना शुरू हुआ था। तो चलो अब सभी लोग आगे बढ़ते हैं। तब हम देखते हैं आगे जाकर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। ऐसी बात नहीं है, असल में टेंगन हमें रिजेक्ट कर रहा है। टेंगन इस दुनिया के साथ इंटरफेयर नहीं करता है, पर मुझे लगा कि अब जब 6 साइज सील हो चुकी है तो हम उसके साथ कांटेक्ट बना सकते हैं और मुझे लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये सिर्फ मुझे ही रिजेक्ट कर रहा हो। चलो वापस चलें क्योंकि सुमिकी के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। क्या तुम लोग इतनी जल्दी जा रहे हो? तो मुझे तुम सबसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। और गाइस इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला पार्ट कैसा लगा और अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द से जल्द लेकर आऊंगा। बाकी गाइस नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते।